हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ ऐप। आज की इस वीडियो में हम 4 सितंबर का द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इन न्यूज़पेपर्स के अंदर आज के दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आए हैं उन सबको हम शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे सो दैट वो हमारे प्रीलिम्स प्लस यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर एक न्यू रेप बिल लाया गया है। बेसिकली इसका नेम रखा गया है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल। देखिए, समझने वाली बात यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा बिल ऑलरेडी था, मतलब ऑलरेडी एक रेप एक्ट था, बट उसी को रिसेंटली अमेंड किया गया है 2024 के अंदर। एम ये है कि जो पनिशमेंट्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए रेप एंड मर्डर के लिए, सो दैट ये सब चीज़ें एक डेटरेंस का काम करे और कोई भी पर्सन ये सब चीज़ें करने से पहले 1000 बार सोचे। बिल बोलता है कि डेथ पेनल्टी किसी भी पर्सन को मिल सकती है अगर रेप के बाद अगर किसी गर्ल की डेथ हो जाती है, तो लेट्स से उसका मर्डर कर दिया जाता है। सेकंड, अगर वो गर्ल रेप के बाद वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है, मतलब उसके बाद वो फंक्शनल नहीं रहती हैं। और थर्ड, अगर किसी माइनर का रेप होता है तो इन 3 डिफरेंट केसेस में डायरेक्ट डेथ पेनल्टी तक की बात की गई है उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड के लिए जिसने ये दुष्कर्म किए हैं। इसके अलावा बोला है कि कभी भी अगर कोई रेप केस है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन को आपको 21 डेज के अंदर यानी कि 3 वीक्स के अंदर कंप्लीट करना होगा। अभी जो करंट जो इससे पहले जो लॉस था उसके अंदर 2 महीने की टाइमलाइन दी गई थी रेप के उसको कंप्लीट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, बट रिसेंटली उसको बेटर करके 21 डेज कर दिया गया है। इसके अलावा एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है जो कि एक डीएसपी ऑफिसर जो कि एक वुमेन होंगी, यानी कि एक फीमेल लेड एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा और ये एक वुमेन लेड इन्वेस्टिगेशन होगा। बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि रेप केसेस में भी पॉलिटिकल एंगल्स आ जाते हैं, पॉलिटिक्स इसमें घुस जाता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये। जो यहाँ पर जो विक्टिम होती है उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाती है, टाइमली जस्टिस नहीं मिल पाती है, राइट। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अपराजिता टास्क फोर्स बनाया गया है जो कि एक वुमेन डीएसपी के द्वारा लीड की जाएगी और इसमें बेसिकली एक स्पेशल टास्क फोर्स होगा जो कि 21 डेज के अंदर इस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि कोई भी ऐसा एविडेंस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर डालना है, जैसे मान लो कोई भी रेप केस है या फिर रेप एंड मर्डर केस है, उसमें कोई भी अगर एविडेंसेस है, मतलब सबूत है जिसको कोर्ट के अंदर पेश करना है, तो उस पर्टिकुलर एविडेंस को आप किसी भी सोशल मीडिया के अंदर या फिर किसी भी बाहरी न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, किसी भी तरीके से आप बाहर शो नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एविडेंस का इन्फ्रिंजमेंट है वो टूट जाना है इन्फ्रिंजमेंट का, राइट। सो ये सब चीज़ें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं वेस्ट बंगाल के बिल के अंदर। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया में लॉस तो बन जाते हैं, इंडिया में लॉस का इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया में लॉस के इंप्लीमेंटेशन को और ज़्यादा बेटर करना होगा, उस चीज़ के लिए और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये एक केस स्टडी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स के अंदर, जहां पर देखा गया कि गाजियाबाद के अंदर वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखा गया है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है पिंक बूथ्स बनाए गए हैं। पिंक बूथ क्या है? ये बेसिकली एक टाइप का स्पेशलाइज्ड पुलिस स्टेशन है जो कि गाजियाबाद के अंदर बनाए गए हैं। इसका मेन एम ये है कि यहाँ पर वुमेन्स आकर के आसानी से अपने क्राइम्स रिपोर्ट कर सकती हैं, स्पेशली अगर कोई फीमेल कोई फैमिली रिलेटेड इश्यूज वगैरह होती है किसी फीमेल को, वो भी वहाँ पर आकर डायरेक्टली उसको रिपोर्ट कर सकती है। सो अब तक ऐसा देखा जा रहा है जो ट्रेडिशनल पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनवेलकमिंग नेचर होता है, स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है वुमेन्स को कि वो पुलिस स्टेशन में जाती हैं बट वहाँ पर कोई FIR रजिस्टर नहीं करता, वहाँ पर कोई उनकी कंप्लेंट नहीं सुनता है। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पिंक बूथ्स बनाए गए हैं गाजियाबाद में और एक्चुअली एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, बिकॉज लगातार वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे थे उसको रिड्यूस होता हुआ देखा गया है। रेप केसेस लगातार रिड्यूस हुए हैं, मर्डर केसेस रिड्यूस हुए हैं, डाउरी डेथ्स रिड्यूस हुए हैं, राइट। जो यहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस था वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखा गया है। सो ऑब्वियसली ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है जो कि गाजियाबाद के अंदर फॉलो किया जा रहा है और इसको हम सबसे पहले तो डिफरेंट सिटी के लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे एंड ऑब्वियसली फिर नेशनल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रुनेई और सिंगापुर के विजिट पे गए हुए हैं। राइट नाउ वो ब्रुनेई के अंदर है और इसके बाद वो सिंगापुर में जाएंगे। ये दोनों ही कंट्री इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आती हैं और दोनों ही आसियान के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। ये विजिट शो करता है कि इंडिया जो है कमिटेड है कि वो अपने रिलेशनशिप को साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ बेटर करना चाहता है, इसलिए वो ब्रुनेई सिंगापुर दोनों के साथ मिलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ब्रुनेई की बात करें तो ब्रुनेई से तो हमारा रिलेशन ऑलमोस्ट 40 साल से है, 1984 से हम अच्छे रिलेशनशिप में हैं और यहाँ तक कि जो स्पेस और डिफेंस की फील्ड है यहाँ पर ब्रुनेई का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लेते हैं इंडिया और ब्रुनेई साथ में मिलकर के। बट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो आज तक ब्रुनेई नहीं गए थे, बेसिकली ये उनकी पहली विजिट होगी ब्रुनेई में।
ऑब्वियसली उनका थर्ड टर्म है पॉलिटिकल, अगर आप उनका वो देखें करियर देखें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका थर्ड टर्म है और ये पहली बार ब्रुनेई जा रहे हैं। सो दैट शोज कि अभी जाकर के ब्रुनेई की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है, साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है। नाउ जैसा मैंने बताया ब्रुनेई की इंपॉर्टेंस डिफेंस और स्पेस दोनों ही फील्ड के अंदर है, जहां पर ब्रुनेई की जो कैपिटल है बोर्नियो, वहाँ पर इंडियन सैटेलाइट लॉन्चेस को ट्रैक करने के लिए टेलीमेट्री रूम्स हैं, ट्रैकिंग रूम्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं, राइट। ये सब चीज़ें सबके सब बोर्नियो के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इंडिया और बोर्नियो के बीच में, इंडिया और ब्रुनेई के बीच में बेसिकली मिलिट्री कॉपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज रेगुलरली हम नेवल एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम दोनों ही इंडियन ओशन के मेंबर्स हैं। इसके अलावा इंडिया और ब्रुनेई के बीच में आर्म फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा जॉइंट ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, राइट। तो ये शो करता है कि काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिया की तरफ से। इसके अलावा ब्रुनेई में इंडिया की इंपॉर्टेंट डायस्पोरा भी है, मोर देन 14,000 पीपल वहाँ पे रहते हैं जो कि अलग अलग ऑक्यूपेशन वहाँ पे करते हैं, राइट। और अब देखिए ब्रुनेई के बाद इंडिया जो है वो सिंगापुर की तरफ देखने वाला है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर की तरफ जाएंगे, वहाँ जाकर वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम सिक्योरिटी इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आपको ये तीनों ही कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए सो दैट आप इसको अपने आंसर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये ब्रुनेई और सिंगापुर की तरफ ये अचानक से विजिट क्यों हुआ है, तो इट हैज़ बिन बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना लगातार साउथ चाइना सी के अंदर असर्टिवनेस शो कर रहा है, मतलब लगातार डोमिनेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। और अगर वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया को भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि उसको आसपास की कंट्री के अंदर के साथ कोऑपरेशन करके एक रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हार्श और इंपॉर्टेंट स्टांस दिया है बुलडोजर जस्टिस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्रिटिसाइज किया है इस पर्टिकुलर चीज़ को, जिसको हम बुलडोजर जस्टिस बोलते हैं। सो होता क्या है, बुलडोजर जस्टिस का मतलब यह है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को क्राइम के अंदर पाती है तो वो उसका घर बुलडोजर से गिरा देती है, डिमोलिश कर देती है, राइट। ऑब्वियसली ये इलीगल है, एथिकल है, सॉरी एथिकल नहीं है, बिकॉज अगर लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया तो पूछे उसकी पूरी की पूरी फैमिली है, क्या उनकी पूरी फैमिली ने क्राइम किया है? द आंसर इज नो, राइट। अगर पूरी फैमिली ने क्राइम किया होता देन इट वुड हैड बीन अ डिफरेंट मैटर, बट फिर भी आपको एक लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज़ बोली है कि कोई भी डिमोलिशन अगर होगा उसको एक लीगल प्रोसेस से आपको लेके जाना है। किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को आप इसलिए डिमोलिश नहीं कर सकते बिकॉज उसके ऊपर क्राइम का एक्यूजेशन है, और अभी तो क्राइम आपने उसके ऊपर प्रूफ भी बेसिकली नहीं किया, अभी इससे वो सिर्फ अक्यूज है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया है कि जो बुलडोजर जस्टिस का जो मामला है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, राइट। एक प्यूनिटिव एक्शन की तरह है, यहाँ तक कि बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं उनको बेसिकली उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो ऐसा कर रही है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में, और कुछ केसेस महाराष्ट्र के अंदर भी आने स्टार्ट हो गए हैं। सो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में एक रूलिंग दी है और बोला है कि आपको यहाँ पे एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपको डायरेक्टली जाकर के किसी भी पर्टिकुलर अक्यूज का घर नहीं गिरा सकते, राइट। आपको एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया गया है, जहां पर बोला गया है कि कुछ सर्टन ग्रुप्स के अगेंस्ट में डिस्प्रपोर्शनेटली टारगेट है ये पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब लगातार टारगेट करती है बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को, राइट। और ये चीज़ ऑब्वियसली सही नहीं है इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री में, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जहां मणिपुर के वायलेंसेस के बारे में बात करते हैं। वायलेंसेस फिर से एक बार रिसर्जेंट हो रहे हैं, फिर से एक बार इंक्रीज हो गए हैं। स्पेशली मीती विलेज है जो कौरतुक के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मणिपुर के अंदर प्रेजेंट है ऑब्वियसली, वहाँ पर कुकी जो मिलिटेंट्स जो है उन्होंने अटैक कर दिया है। सो यहाँ पर बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, आरपीजीज, इन सब को लेकर अटैक किया गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई है, बहुत लोगों को इंजरी हुई है, राइट। अब देखो अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लगभग पिछले 16 महीनों से लगातार वायलेंसेस हो रहे हैं। कुकी जो कम्युनिटी है और मीती कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको ध्यान रखना है कुकी जो और मीती कम्युनिटी दोनों मणिपुर से बिलोंग करती है, बिकॉज यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है। नो जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन कुमार, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी बढ़ रही है, बिकॉज पिछले 16 महीनों से लगातार ये प्रॉब्लम हो रही है और अभी तक वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली संभाल नहीं पाए हैं। पॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हो रही है, ये जो बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ वगैरह हो गए हैं वो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आप देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट, इसका मेन रूट कॉज जो है वो हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस में, हिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है। वो एथनिकली दोनों ही कम्युनिटीज डिवाइडेड है और वो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये शो करता है कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो लगातार लिए जा रहे हैं उसके कारण तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जा रही है। ये प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उल्टा ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशूज़। इसके अलावा मणिपुर के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जिसके अंदर आइडेंटिटी का इशू है, एथनिक का इशू है, लैंड राइट्स का इशू है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू है।
जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर पॉलिटिकली इलेक्ट हो जाती है तो सेकंड कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील होने लगता है, और एक्चुअली जो फर्स्ट कम्युनिटी है वो सेकंड कम्युनिटी का अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है, राइट। तो इन सब के कारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मणिपुर के अंदर चल रहा है, जो कि इंटरनल स्ट्राइफ है। इसको बातचीत के थ्रू सॉल्व करना होगा, इसको हमें हिस्टोरिकल जस्टिस प्रोवाइड करके सॉल्व करना होगा, राइट। हमें यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। बात करते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ की, किस तरीके से इंडिया के अंदर हम और ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इस पर्टिकुलर पार्ट में विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस पार्ट। नो, सबसे पहले चीज़ तो मेजर पार्ट ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर से बहुत सारे लोगों को शिफ्ट करना होगा बाकी एरियाज ऑफ जॉब में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्यों इतना डिपेंडेंट है कि उसी को ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बनाना है हमें, राइट। देखो, एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है, अगर आप उसको ओवरऑल समराइज करो तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा है। हमारी बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स जो है वो अभी एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, बट जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है। मतलब हमारी वर्कफोर्स तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ऑलमोस्ट 47% वर्कफोर्स अभी एग्रीकल्चर के अंदर है, बट जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन उसका सिर्फ 18% के आसपास है। सो ये शो करता है कि ऑब्वियसली हमारी जो वर्कफोर्स टू जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है एग्रीकल्चर के अंदर। ये मैक्सिमम है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। इसके अलावा देखो तो इरिगेशन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इरिगेशन जो है वो आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके देगा, आपकी जो ड्रॉट रेजिलियंस का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। लेकिन देखा जा रहा है कि इंडिया में जितना भी क्रॉप्ड एरिया है, जहाँ पर बेसिकली क्रॉपिंग की जाती है, उसका सिर्फ आधा ही एरिया ऐसा है जहाँ पर इरिगेशन की जाता है, और उस एरिया के अंदर भी ओवर एक्सट्रैक्शन हो गया ग्राउंड वाटर का, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर है उसको डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। सो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सॉल्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सॉल्यूशन है। बेसिकली राइट नाउ जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एक लो टेक एग्रीकल्चर है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। इनको सॉल्व करके, इसको चेंज करके, इसको शिफ्ट करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना होगा ना। इसके अलावा हमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करना होगा, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना होगा, हमें ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना होगा, कहीं ना कहीं हमें सॉइल कंजर्वेशन को और ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी जाकर हम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी लेकर आ सकते हैं एग्रीकल्चर जैसे फील्ड के अंदर। और हमें स्टेट लेवल पे अच्छे पॉलिसीज बनाने होंगे, अच्छे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स बनाने होंगे, जैसा कि आंध्रा ने, केरला ने, महाराष्ट्र ने करके दिखाया है। वो शो करते हैं किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस को हम इकोनॉमिकल वायबिलिटी के साथ, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ फोकस कर सकते हैं, दोनों में कोरिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ हुई है इन स्टेट्स के अंदर, सो ऑब्वियसली बाकी जगहों पर भी हो सकती है। इसके अलावा एक इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चर इनपुट्स में और आउटपुट्स में। देखो, एक तरफ तो हमें ये फोकस करना है कि जो फार्मर्स हैं उनको एक सही दाम मिले, बट वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी फोकस करना है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, जो कॉमन पर्सन है उसको इन चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए यहाँ पर। इसलिए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो एक्चुअली हमारे एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं, उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर मार्केट्स, प्रॉपर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे हिमालयन स्टेट्स को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए वुमेन्स डिपेंडेंट है, बिकॉज जो मेल है वहाँ पर, जैसे अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब सिक्किम, इन सब स्टेट्स की बात करो तो वहाँ पर जो मेल है वो तो काम करने के लिए दूसरे स्टेट में गए हुए हैं, दे हैव माइग्रेटेड। तो वहाँ पर बेसिकली वुमेन्स ही रहती हैं जो कि एग्रीकल्चर का सब कुछ संभालती हैं। सो ऑब्वियसली हमें वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने की जरूरत है, हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की जरूरत है, उनकी हमें उनकी सोशल इक्विटी को सॉल्व करने की जरूरत है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो लगातार हो रहा है उसको हमें अडेप्ट करना होगा, उसके साथ हमें समझना होगा, हमें उसके साथ लगातार खुद को चेंज करते रहना होगा। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना होगा, हमें पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाने होंगे, और हमें बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस करने होंगे। हम इंडिविजुअल लेवल पे पूरी के पूरे क्लाइमेट चेंज के साथ फाइट नहीं कर सकते, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ हम बात करते हैं जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो रिसेंटली मंगोलिया के विजिट पे गए हुए हैं। नाउ जब व्लादिमीर पुतिन बेसिकली मंगोलिया पहुंचे तो उनको एक बहुत बड़ा वेलकम मिला, राइट। डिस्पाइट द फैक्ट कि जो व्लादिमीर पुतिन है उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, और जो मंगोलिया है इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके बावजूद बेसिकली जो मंगोलिया है उसने एक बहुत बड़ा वेलकम प्रोवाइड किया है इसको, व्लादिमीर पुतिन को। उसको अरेस्ट नहीं किया, उल्टा उसको वेलकम किया है। नाउ आईसीसी का जो वारंट है वो किस कारण है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन के अंदर जो भी वॉर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और उन सब चीज़ों के कारण ही उनके ऊपर बेसिकली ये बेसिकली जो एक्यूजिशन है उसको लगाया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मंगोलिया ऑल्दो एक आईसीसी का मेंबर है, बट इसके बावजूद उसने यहाँ पर पुतिन को अरेस्ट नहीं किया है, उल्टा उसको होस्ट किया है। ये शो करता है कि मंगोलिया बेसिकली डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट को फॉलो कर रहा है।
देखो मंगोलिया की अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है। सो दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स ऊपर और नीचे है इसके। दैट इज़ वाई मंगोलिया जो है काफ़ी अच्छे रिलेशन रखना चाहता है रशिया और चाइना के साथ में। और रशिया के साथ तो देखो उसका एनर्जी का रिलेशनशिप भी, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है नॉर्ड 2 जो कि बेसिकली रशिया से आती है, मंगोलिया होते हुए फिर यूरोप में जाती है, तो बेसिकली मंगोलिया को भी नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है, राइट। तो इस चीज़ के कारण भी मंगोलिया का जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है वो रशिया की तरफ है, ना कि रशिया के अगेंस्ट। इसके अलावा मंगोलिया का जो डिसीजन रहा है पुतिन जी को वेलकम करने का, वो ये शो करता है कि बेसिकल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है किसी भी कंट्री की, वो हमेशा अपने आसपास के नेबर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखने की होती है, ना कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को फॉलो करते हुए अपने रिलेशन के साथ, अपने नेबर्स के साथ रिलेशन खराब कर ले, राइट। सो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो हमारे नेबर्स हैं उसके साथ रिलेशन रखना इंटरनेशनल रिलेशन में इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई बॉडी है जैसे यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इन सब की बातों को फॉलो करना। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यू लगातार इरोड होती जा रही है, उनकी वैल्यू अब ज़्यादा नहीं रही। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को फॉलो करने के लिए अब जो कंट्रीज है वो कहीं से कहीं जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, राइट। अब इन सब चीज़ों पे यूक्रेन ने ऑब्वियसली क्रिटिसाइज किया मंगोलिया के एक्शन को, बिकॉज यूक्रेन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंगोलिया अरेस्ट कर लेगा व्लादिमीर पुतिन को, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, जहां हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस की। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक न्यू स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है बायो E3। सो बायोटेक्नोलॉजी फॉर E3 मतलब इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है इन तीनों फील्ड्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर भी, एनवायरमेंट के अंदर भी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी, सो दैट हम बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का बेसिकली ओवरऑल हम ग्रोथ देख सके, ग्रोथ आगे एंटिसिपेट कर सके। और ये जो पॉलिसी रिसेंटली बनाई गई है बायो E3, ये डिज़ाइन की गई है कुछ इस तरीके से कि जो करंट मतलब जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसी को हम बेटर कर सके। हमें कोई नई चीज़ लेकर आनी नहीं है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी को बेटर करने की बात की जा रही है, सो दैट उन्हीं चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बना सके और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सके और कम से कम वेस्टफुल बना सके, हम उसको बेसिकली रिसाइकलिंग के नेचर के अंदर डाल सके। सो ये सब शो करता है कि बायोटेक्नोलॉजी को बेसिकली किस तरीके से करंट लेवल पे हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है? ऑब्वियसली हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का मैनिपुलेशन करते हैं और कुछ ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं सो दैट हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को बना सकें। हम अपने इनोवेशंस का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हम बना सकें, भले वो जीनोमिक्स में हो, भले वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो, सिंथेटिक बायोलॉजी में हो, बायो इन्फॉर्मेशन में हो, राइट। इन सब चीज़ों में शो करता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नाउ अगर आप देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, जैसे कि न्यू प्लांट वैराइटीज़ बनाई जाती हैं, मेडिसिन के फील्ड में जैसे ड्रग्स बनाए जाते हैं, वैक्सीन बनाए जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करें तो बायो रेमेडिएशन का, बायो अक्यूमुलेशन, ये सब चीज़ आपने सुनी होंगी। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपने बायो मैन्युफैक्चरिंग सुना होगा, राइट। 3D प्रिंटिंग आपने सुनी होगी। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की ही एप्लीकेशंस है, राइट। तो बहुत सारी इनोवेशंस भी आ रही है बायोटेक्नोलॉजी की, जैसे कि आपने सुना होगा एनिमल फ्री मिल्क के बारे में, बायोप्लास्टिक्स, बायोफ्यूल्स, ये सब चीज़ें एक्चुअली बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है कुछ ऐसे चीज़ों की जो कि हमारे जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल फ्री मिल्क की बात करें तो एनिमल फ्री मिल्क क्या करता है? वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसी चीज़ को यूज़ करके वो रेप्लिकेट करता है, उन्हीं प्रोटीन्स को रेप्लिकेट करता है, उसी टेस्ट को रेप्लिकेट करता है, उसी टाइप के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को जो हमारा नेचुरल मिल्क प्रोवाइड करता है उसी को आर्टिफिशियल मिल्क भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उसको बनाया कैसे जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से, माइक्रोब्स को इंजीनियर करके, माइक्रोब्स को एक तरीके से इस्तेमाल करके हम इन सब चीज़ों को बनाते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा एनिमल के जो किलिंग वगैरह होते हैं, डेयरी फार्मिंग के ऊपर जो लगातार ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, पोल्ट्री के ऊपर जो लगातार ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम कहीं ना कहीं रोक पाते हैं। सो इन द लॉन्ग टर्म अगर हम केमिकल प्रोसेस को रिप्लेस कर पाए बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगी, हमारी सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो जो हमारा बायो E3 पॉलिसी है उसके अंदर टोटल 6 कोर एरियाज हैं इंडिया के लिए। पहला है बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, मतलब जहां पर हम इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सेकंड फंक्शनल फूड एंड प्रोटीन्स, जहां हम फूड के बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। थर्ड प्रिसीजन थेरापेटिक्स, जहां हम मेडिकल फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। चौथा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मिलेट्स वगैरह का प्रोडक्शन जो है, फिर क्रॉप्स को कुछ इस तरीके से चेंज करना कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट बन जाए कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, फिफ्थ हो गया। एंड फाइनली है फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। तो ये 6 डिफरेंट चीज़ें हैं जहां पर हम बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से कर पा सकते हैं। ये 6 कोर एरियाज है जहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स एक तरफ और स्टार्टअप्स एक तरफ। बहुत सारे बायोटेक स्टार्टअप्स यहाँ पर इमर्ज हुए हैं इंडिया के अंदर, जो कि एडवांस्ड लेवल के बेसिकली बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब बायोटेक्निकल जो प्रोडक्ट्स हैं इन सब चीज़ों को शो करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट कुछ चैलेंजेस भी है यहाँ पर, जैसे कि स्केलेबिलिटी का इशू है, बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए होगी आपको, पैसे चाहिए होंगे, फिर फाइनेंशियल वायबिलिटी जैसा हमने बात की, पैसे की यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर रेगुलेटरी हर्डल्स है, बहुत सारा ब्यूरोक्रेटिकल प्रॉब्लम्स आएगा, जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वगैरह है वो सब आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम किसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाए, इंडिया का एम क्या है? इंडिया का एम ये है वो कि वो अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज कराना चाहता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, और इस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए हम बेसिकली बायोटेक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, जहां हम ओपन एआई एक ऐसी कंपनी है जो कि आप जानते हैं जिसने चैट जीपीटी नाम की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इस चीज़ को बनाया है ना। उसी ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। समझते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी माना जा रहा है कि अभी तक का सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल होने वाला है, राइट, जो कि लेट 2024 के अंदर इसको शायद रिलीज किया जाएगा, और इसी का दूसरा नाम है प्रोजेक्ट क्यूटार। ठीक है, सो प्रोजेक्ट क्यूटार इसका टेक्निकल नेम है, बट कॉमन परसेप्शन के लिए आप प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी इसका याद कर सकते हैं। नाउ इसके थ्रू चैट जीपीटी 5 बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप जानते हैं तो करेंटली चैट जीपीटी 4o जो है वो अभी प्रेवलेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ में, एआई के मार्केट के अंदर। अभी उसका एडवांस वर्जन दैट इज चैट जीपीटी 5 जो है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो उसका मेन एम ये है कि एआई रिसर्च के अंदर ऑटोनोमस जो बेसिकली ऑटोनोमस ब्रेक थ्रू है उसको लेकर आना है। इसका मेन एम ये है कि ओपन एआई का जो लार्ज गोल है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बनाना, उस चीज़ के ऊपर वो जाना चाहता है। सो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो एआई सिस्टम है वो कोई भी ऐसा काम कर पाए जो बेसिकली ह्यूमन इंटेलेक्ट कर सकती है, जो ह्यूमन अपने दिमाग से कर सकता है, वो सारी की सारी काम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाए, उसी को हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। ना जो चैट जीपीटी 5 बनेगा वो मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसके पास बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होंगी, बेटर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स होंगे। ये सब शो करता है कि हम किस तरीके से एआई के अंदर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा ओपन एआई ने यह भी बोला है कि हम ट्रांसपेरेंट अप्रोच रखने वाले हैं, सो दैट बेसिकली एआई सेफ रहे, राइट, एआई सिक्योर रहे। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी के जो भी डिज़ाइंस हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सब चीज़ों को हम बेसिकली पब्लिक डोमेन के अंदर ओपन कर देंगे। सो ये सब चीज़ें उन्होंने ओपन कर रखी है। इसके अलावा जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, उन्होंने ये भी बोला है कि अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक डेटा को बेसिकली जनरेट करने की ज़रूरत है। सिंथेटिक डेटा, देखो ध्यान रखना, एक ऐसा डेटा होता है जिसको जानबूझ के बनाया जाता है एआई को ट्रेन करने के लिए, एआई की मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। देखो समझो, अभी जो हमारा बेसिक डेटा है, जो हमारे लोग हैं, उनके जो डेटाज वगैरह हैं, उन सबको अगर आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो प्राइवेसी का इन्वेजन होगा, राइट, तो उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डेटा आप जानबूझ के बनाते हैं, देन उसका एआई को ट्रेन करने में इस्तेमाल करते हैं। और प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा लीप होने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के मॉडल के अंदर। नाउ इसके तहत बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे डेटा का एनालिसिस, न्यू हाइपोथेसिस, सब कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा धीरे धीरे एआई के अपलिफ्टमेंट के साथ में। इसके अलावा ओपन एआई जो है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी के बाद में जो नेक्स्ट प्लान लॉन्च करने वाला है उसका नाम है ओरियन। सो ओरियन इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ये इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू नेम्स, स्ट्रॉबेरी एंड ओरियन, ये दोनों ही ओपन एआई के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के नेम्स हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम डिस्कशन। आज का जो न्यूज़पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी डिस्कशन से फुल था, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर डिस्कशन पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसकी अगर PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको ये पर्टिकुलर PDF मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा के गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।